हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909, जिसको हम इंडियन काउंसिल एक्ट के नाम से भी जानते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो हमेशा की तरह पहले टॉपिक का ओवरव्यू लेंगे, तो उसके बाद कुछ एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो टॉपिक को पढ़ने से पहले टॉपिक के बैकग्राउंड को जानते हैं। जैसा कि हमने इससे पहले पढ़ा था पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, हमने देखा था आफ्टर पार्टीशन ऑफ बंगाल इंडिया में बहुत जगह पे स्ट्रॉन्ग एजिटेशन स्टार्ट हो गई थी, जैसे स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट। कांग्रेस स्प्लिट हमें देखने को मिला था 1907 में, जहाँ पे मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए थे उनकी आइडियोलॉजी के बेसिस पे। और 1906 में मुस्लिम लीग की फाउंडेशन हुई थी, ठीक है, और जहाँ पे मुस्लिम्स ने डिमांड रखी थी सेपरेट इलेक्टोरेट की। तो यहीं पे इंडियंस को पैसिफाई करने के लिए और डिवाइड पॉलिटिकल यूनिटी को, यानी इंडिया की पॉलिटिकल यूनिटी को डिवाइड करने के लिए ब्रिटिशर्स ने कुछ रिफॉर्म्स लाए। उन्हीं में से एक रिफॉर्म था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। तो जानते हैं कि किस तरह से मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। बिकॉज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो है, इसका आधार दो बंदों ने रखा, जिनका नाम है जॉन मॉर्ले, जो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उस टाइम पे, यानी ब्रिटिश इंडिया के सेक्रेटरी थे। और दूसरा बंदा था लॉर्ड मिंटो, जो ब्रिटिश इंडिया का वाइसराय था। इन्हीं के नाम पे इस रिफॉर्म का नाम रखा गया मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। क्या नाम रखा गया? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, जिसको इंडियन काउंसिल एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के नाम से भी इस एक्ट को जाना जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ मेन प्रोविजंस। तो पहला इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो इसमें आपको याद रखना है वो है एक्सपेंशन ऑफ काउंसिल्स। इस रिफॉर्म में सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को एनलार्ज किया गया, यानी इसमें जितने मेंबर्स थे उन मेंबर्स की संख्या को, उनकी नंबरिंग को इंक्रीज किया गया, ठीक है। ये आपको याद रखना है एक पॉइंट, कि जो मेंबर्स थे उनको इंक्रीज किया गया काउंसिल में। सेकेंड पॉइंट है नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, मोर इंडियन रिप्रेजेंटेटिव वर इंट्रोड्यूस। जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे, यानी जो इंडियन मेंबर्स थे, इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनकी नंबरिंग को इंक्रीज किया गया और यहीं से कुछ इंडियंस को इलेक्ट करके लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में भी भेजा जाता था, ठीक है। बट ये मेंबर जो रहते थे इंडियन, ये नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे। थर्ड प्रोविजन सेपरेट इलेक्टोरेट। थर्ड प्रोविजन जो है ये आपका इस रिफॉर्म का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, जो आपको याद रखना है, ठीक है। मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे क्या बताया गया था कि मुस्लिम्स टू इलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव। फर्स्ट टाइम मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था और मुस्लिम जो थे अपना खुद का रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर सकते थे, जिसमें मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव को सिर्फ मुस्लिम लोग ही जो थे वोट कर सकते थे, ठीक है। तो ये इस रिफॉर्म का की फीचर था, ये आपको याद रखना है। एंड लास्ट वन इज लिमिटेड पावर। इंडियंस कुड डिस्कस बजट, आस्क क्वेश्चंस, ठीक है, बट विद रिस्ट्रिक्शंस, नो रियल कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव्स। यहाँ पे क्या था, इंडियंस के पास लिमिटेड पावर्स थी। जो इंडियन मेंबर्स थे वो सिर्फ बजट्स को डिस्कस कर सकते थे, उसके बारे में चर्चा कर सकते थे और कुछ क्वेश्चन पूछ सकते थे, वो भी लिमिट तक। लेकिन उनका कंट्रोल मिनिस्ट्रियल रिप्रेजेंटेटिव्स पे नहीं था, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव्स थे उन पे किसी भी तरह का इंडियंस मेंबर का कंट्रोल नहीं था। इंडियन सिर्फ अपनी सजेशंस दे सकते थे। अब देखते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के क्या रिएक्शन रहे। सबसे पहले देखते हैं मॉडरेट्स का क्या रिएक्शन रहा। मॉडरेट्स ने इसको फर्स्ट स्टेप बताया टुवर्ड रिफॉर्म, ठीक है, स्मॉल स्टेप फॉरवर्ड, ठीक है। उन्होंने क्या बताया, ये फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड रिफॉर्म, लेकिन ये भी बोला कि ये काफ़ी नहीं है, मतलब इतने से नहीं चलेगा, ऐसे कुछ और जो है रिफॉर्म्स इंडिया में आने चाहिए, ठीक है। ये मॉडरेट्स का रिएक्शन था। मॉडरेट्स जैसे कि गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नारोजी जैसे लीडर। और अब देखते हैं एक्सट्रीमिस्ट जो लीडर्स थे उनका क्या रिएक्शन रहा। जैसे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स की अगर बात करें, जैसे बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल और लाला लाजपत राय जैसे लीडर्स थे, उन्होंने इस रिफॉर्म को कंडेम्ड किया और इसको शेम रिफॉर्म बताया, यानी कि इसको एक फॉल्स रिफॉर्म बताया, ठीक है, ये याद रखोगे। उन्होंने बताया कि ये रिफॉर्म जो है इंडिया को किसी भी तरह की रियल पावर ग्रांट नहीं कर रहा, ठीक है। अब देखते हैं कि मुस्लिम्स का क्या रिएक्शन रहा इस पे। ऑब्वियस है मुस्लिम जो थे काफ़ी हैप्पी थे, बिकॉज उनको फर्स्ट टाइम जो था सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था इस रिफॉर्म के थ्रू, ठीक है। और ब्रिटिशर्स का रिएक्शन ये था, ब्रिटिशर्स ने लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट बताया, बिकॉज उन्होंने जो था यहाँ पे
मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड कराया और इससे उन्होंने नींव रखी इंडिया में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की। किसकी? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने एक टर्म पढ़ी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, बट ये क्या है? ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं इसको, एक लाइन में हम समझते हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है। देखिए, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है ये एक लॉ मेकिंग बॉडी थी ऑल इंडिया लेवल पे। ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे ऑल इंडिया लेवल पे जो एक लॉ मेकिंग बॉडी थी लाइक पार्लियामेंट, ठीक है, वो थी लेजिस्लेटिव सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये भी एक लॉ मेकिंग बॉडी है प्रोविंस लेवल पे। जैसे आपने देखा उस टाइम पे प्रोविंस होते थे, जैसे बंगाल प्रोविंस, मद्रास प्रोविंस, ठीक है। तो जो प्रोविंशियल लेवल पे जो लेजिस्लेटिव बॉडी होती थी, जैसे आज के टाइम पे स्टेट लेवल पे जो लेजिस्लेटिव बॉडीज होती हैं, इसी तरह से उस टाइम पे प्रोविंशियल लेवल पे जो बॉडी होती थी उसे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। आज का जो पहला एमसीक्यू है, द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 इज पॉपुलरली नोन एज। तो पॉपुलरली इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या फिर साइमन कमीशन रिपोर्ट। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, जिसको इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये रहा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु इज नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया? तो किसको फादर बताया गया था कम्युनल इलेक्टोरेट का इंडिया के अंदर? ऑप्शंस आर लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मिंटो या फिर लॉर्ड हर्दिंगे। इसमें राइट आंसर हमारा रहेगा लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी। लॉर्ड मिंटो जो थे इसको बताया गया था फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। लॉर्ड कर्जन के बारे में बात करें तो इनके टाइम पे आया था 1905 में, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। लॉर्ड रिपन की अगर बात करें, लॉर्ड रिपन जो है इनको बोला जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, ठीक है। उसके बाद लॉर्ड हरदिंगे की अगर बात करें, लॉर्ड हरदिंगे के टाइम पे कैपिटल शिफ्ट हुई थी कलकत्ता से दिल्ली 1911 में, ठीक है। 1911 में कैपिटल शिफ्ट हुई थी कलकत्ता से दिल्ली में, ठीक है। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच मेजर प्रोविजंस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म? तो कौन से मेजर प्रोविजंस थे जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में इंट्रोड्यूस हुए थे? ऑप्शंस आर डायरकी इन प्रोविंस, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी या फिर डोमिनियन स्टेटस। तो राइट आंसर इसमें रहेगा ऑप्शन बी, सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स, ठीक है। अगर बाकी ऑप्शंस की बात करें तो डायरकी जो थी वो 1919 में आई थी। मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के बारे में आप पढ़ेंगे, वहाँ पे आप पढ़ेंगे डायरकी के बारे में। तो डायरकी जो है 1919 में आपको देखने को मिली। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है वो 1935 में, डोमिनियन स्टेटस जो है ये 1929 में। ये भी आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल अंडर द 1909 एक्ट वाज हेडेड बाय। तो कौन जो था हेड था सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का 1909 एक्ट के अकॉर्डिंग? आपको बताना है कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का हेड कौन था। तो इसमें राइट आंसर हमारा रहेगा वाइसराय, ठीक है। यानी ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच पॉलिटिकल पार्टी सपोर्टेड द इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स इन 1909? तो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने सपोर्ट किया था सेपरेट इलेक्टोरेट्स को 1909 में? ऑप्शंस आर इंडियन नेशनल कांग्रेस, स्वराज्य पार्टी या फिर ऑल इंडियन मुस्लिम लीग, ऑप्शन डी फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। तो राइट आंसर है आपका इसमें ऑप्शन सी, ऑल इंडियन मुस्लिम लीग। अगर बात करें आईएनसी के बारे में तो आप जानते हैं 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन हुई थी।
स्वराज्य पार्टी की बात करें तो 1923 में बनी थी स्वराज्य पार्टी, जिसके फाउंडर थे चित्तरंजन दास, जिनको देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? देशबंधु, याद रखोगे। फॉरवर्ड ब्लॉक की फॉर्मेशन की थी 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द कांग्रेस टू द 1909 रिफॉर्म? तो कांग्रेस के जो मॉडरेट्स थे उनका रिएक्शन क्या रहा वो आपको बताना है, मॉडरेट्स का रिएक्शन बताना है। ठीक है, ऑप्शंस आर कंप्लीटली रिजेक्टेड, accepted as step forward, welcome as sufficient, supported separate electorate। तो उन्होंने इसको स्टेप फॉरवर्ड बताया था, तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट? तो आपको एक्सट्रीमिस्ट के रिएक्शन बताने हैं, मॉरले मिंटो रिफॉर्म पे क्या रिएक्शन उनके रहे थे। तो हमने पढ़ा था, क्या बताया था एक्सट्रीमिस्ट ने इनको? फॉल्स रिफॉर्म। क्या बताया था इसे? फॉल्स रिफॉर्म बताया था। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स वर गिवन टू द इंडियन मेंबर्स इन इंडियन काउंसिल एक्ट 1909? तो इस एक्ट के अंदर इंडियन मेंबर्स को कौन सी पावर जो थी दी गई थी? ऑप्शंस हैं, दे कुड इंट्रोड्यूस मनी बिल, दे कुड क्वेश्चन द एग्जीक्यूटिव्स, दे कुड डिमांड मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर दे कुड अपॉइंट द गवर्नर। तो हमने पढ़ा था कि इंडियन मेंबर्स को पावर दी गई थी कि वो एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है। सिर्फ क्वेश्चन करने की पावर दी गई थी और बजट को डिस्कस करने की पावर जो थी इंडियन मेंबर्स को दी गई थी, बट किसी भी तरह की मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके पास नहीं थी। 9th क्वेश्चन, द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 एम्ड एट। ठीक है, तो क्या एम था इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 का? ऑप्शंस आर विनिंग सपोर्ट ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, अपीजिंग मॉडरेट्स एंड मुस्लिम्स, गिविंग डोमिनियन स्टेटस टू इंडिया, ग्रांटिंग फुल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। तो आप यहाँ पे देखो तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा। मॉडरेट्स और मुस्लिम्स का सपोर्ट जो थे वो चाहते थे, यानी वो चाहते थे कि मॉडरेट्स जो हैं वो सेटिस्फाई रहें, मुस्लिम सेटिस्फाई रहें और उनका साथ जो है ब्रिटिशर्स को मिले। तो इसलिए कुछ ये रिफॉर्म जो थे लाए गए थे ताकि मॉडरेट्स और मुस्लिम्स को शांत रखा जा सके। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10, मैच द फॉलोइंग। दिए गए ऑप्शंस को मैच करते हैं। जॉन मॉर्ले जो थे ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, यानी फर्स्ट का रहेगा सी। लॉर्ड मिंटो जो थे ये वाइसराय थे इंडिया के, ब्रिटिश इंडिया के टाइम के, तो सेकंड का है ए। और 1909 जो एक्ट है इसमें मेन रिफॉर्म जो था, मेन चेंज जो था वो था सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड करना मुस्लिम्स को, यानी थर्ड के साथ रहेगा बी। तो ये है आपका राइट आंसर, आगे आप देख लीजिएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।